हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डीडीयू एजुकेशन चैनल में। मैं फिर से आपके सामने लेके आई हूँ गृह विज्ञान शिक्षण के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। चलते हैं वीडियो की तरफ आगे। ये हमारा 191वां क्वेश्चन होगा। मैं टोटल 500 एमसीक्यू करवाने वाली हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन दिया है, एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की मात्रा होती है। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है फ्रेंड? तो 1200 ग्राम। 1200 ग्राम एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए, 1200 ग्राम। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से हो जाता है। जो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से क्या होता है फ्रेंड? तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में फास्फोरस की मात्रा होती है। कितनी होती है? 400 से लेके 700 ग्राम तक। एक स्वस्थ शरीर के व्यक्ति में फास्फोरस की मात्रा 400 से 700 ग्राम तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। एनआरएस अमेरिका के बच्चों के लिए फास्फोरस की अनुपात मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? एनआरएस कैंप होता है, वो एनआरएस अमेरिका के बच्चों के लिए फास्फोरस की अनुपात मानी जाती है। कितना? 1.5/1। 1.5/1 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में मैग्नीशियम होता है। कितना होता है? एक वयस्क शरीर में, एक यंग व्यक्ति के बॉडी में कितना मैग्नीशियम होता है? तो 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डायरिया एक अधिक नशे के प्रयोग से कम हो जाता है। डायरिया एवं अधिक नशे के प्रयोग से कम। यहाँ पे डायरिया एवं अधिक नशे के प्रयोग से कम हो जाता है। क्या? मैग्नीशियम। डायरिया अगर बीमारी हो या फिर लोग अधिक नशे का प्रयोग करें तो उनमें किसकी कमी आ जाती है? तो मैग्नीशियम की कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम होता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम कितना होता है? 250 ग्राम। कितना? 250 ग्राम। मनुष्य प्रतिदिन कितने पोटेशियम लेता है? मनुष्य कितने प्रतिदिन डेली वो कितना पोटेशियम लेता है? तो 1.56 ग्राम। 1.56 ग्राम। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। मनुष्य के शरीर में सल्फर मतलब गंधक की मात्रा होती है। कितनी होती है? तो 175 ग्राम। कितनी होती है फ्रेंड? तो 175 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे शरीर में लाल रक्त कणों की जीवन कितनी होती है? तो 120 दिन की होती है। हमारे शरीर में लाल रक्त कणों की जीवन कितने? तो 120 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में वेनेडियम की मात्रा होती है। वेनेडियम की मात्रा कितनी होती है? तो 10 से 25 मिलीग्राम होती है। वेनेडियम की मात्रा कितनी होती है फ्रेंड? एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में वेनेडियम की मात्रा कितनी होती है? तो 10 से 25 ग्राम होती है। विटामिन सी और डी का महत्व सिद्ध हुआ। किस सन में हुआ था विटामिन और सी और डी का महत्व? तो 1922 में विटामिन सी और डी के महत्व सिद्ध हुए थे। 1922 में हुए थे। ये कौन सा, किस सन में विटामिन की पूर्व जानकारी प्राप्त हुई? पूर्व जानकारी किस सन में विटामिन की प्राप्त हुई थी? तो 1936 में प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? 1936 में विटामिन की पूर्ण जानकारी हमें मिल गई थी कि इतने प्रकार के विटामिन हैं। विटामिन बी की खोज किसने की? विटामिन बी की खोज फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का नाम है। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का। पेलाग्रा को दूर करने का तत्व है। पेलाग्रा रोग जो होता है उसको दूर करने का तत्व क्या है? नाइसिन। नाइसिन द्वारा हम पेलाग्रा रोग को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न। बाध्यता प्रतिरोधक विटामिन है। फ्रेंड कौन है बाध्यता प्रतिरोधक विटामिन? विटामिन ए बाध्यता प्रतिरोधक विटामिन होता है। विटामिन के की खोज
विटामिन के की खोज किसने की? देखते हैं। विटामिन के की खोज वर्ष 1934 में डाम ने की थी। किसने की थी? डाम ने। और किस सन में? 1934 में की थी। विटामिन के की खोज किसने की? डाम ने 1934 में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड, जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन के बाद दूसरा महत्व पदार्थ क्या है? महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन के बाद एक मनुष्य के लिए दूसरा महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है? तो जल है। जल ही जीवन है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे शरीर में कुल जल के कितने प्रतिशत तरल भाग के रूप में कोशिकाएं रहती है? तो 70%। मैं आगे वीडियो में बताई थी। अगर 80% दिया हो तो आप 80% लगाएंगे, अगर 80% ना दिया हो, 70% दिया हो तो आप 70% लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितने लीटर जल फिल्टर किया जाता है? प्रतिदिन, ये क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिदिन एक समान स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितने लीटर जल फिल्टर किए जाते हैं? तो कितने लीटर फिल्टर किया जाता है फ्रेंड? 120 लीटर। माय गॉड, 120 लीटर प्रतिदिन जल फिल्टर किए जाते हैं हमारे शरीर में। समान स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, एक नॉर्मल व्यक्ति के बॉडी में 120 लीटर पानी फिल्टर किए जाते हैं, जल, प्रतिदिन। अगला प्रश्न देखेंगे, मानसिक श्रम वाला व्यक्ति को प्रतिदिन कितने मिलीलीटर जल पीना चाहिए? तो 1100 मिलीलीटर जल पीना चाहिए। जो एक श्रमिक व्यक्ति है, जो खेत में काम करता है, जो श्रम वाले कार्य करते हैं, जैसे हार्ड वर्क करते हैं, उनको मानसिक श्रम, मतलब स्टूडेंट आएंगे, बहुत मतलब वर्कलोड लेते हैं, ये लोग आएंगे। शारीरिक श्रम नहीं कह रहा, मानसिक श्रम, इसमें कृषि नहीं आएंगे, इसमें मानसिक श्रम करने वाले को बोल रहा है। तो 1100 मिलीलीटर, ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसके लिए सॉरी। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में जल का अधिक निष्कासन होता है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में जल का अधिक निष्कासन किसके द्वारा होता है? तो मूत्र के द्वारा, कि मल विसर्जन द्वारा, पसीने द्वारा, कि उल्टियों द्वारा? किसके द्वारा? पसीने द्वारा होता है। आप देखते होंगे, आपको जब गर्मी उर्मी लगती है तो पसीने ही तो सबसे पहले आते हैं। कोई बार बार टॉयलेट नहीं जाता है ना, पसीने ज़्यादा आते हैं। तो हमारे गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में अधिक निष्कासन जल का किसके द्वारा होता है? तो हमारे बॉडी से पसीने द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वसा पर क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। वसा पे जो क्रिया करती है उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? तो लाइपेज या लाइकोपोलिटिक। लाइपेज या लाइपोलिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रोटीएज या प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम क्रिया करती है। ये एंजाइम क्या क्रिया करती है? तो प्रोटीन में। प्रोटीएट, प्रोटोलाइटिक से प्रोटीन, ये कहाँ क्रिया करती है? किस एंजाइम में? तो प्रोटीन में। अमाइलेज अथवा अमीलास्टिक एंजाइम क्रिया करती है। अमाइलेज अथवा एमिलास्टिक एंजाइम क्रिया करती है कहाँ? कार्बोहाइड्रेट्स में करती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, पित्तरस बनता है। पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि पित्तरस यकृत में ही बनते हैं। ग्लूकोज का वसा में बदलाव क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? लाइपोजेनिस। लाइपोजेनिस। ग्लूकोज का वसा में जो बदलाव होता है उसको हम वैज्ञानिक भाषा में लाइपोजेनिस कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय फूड गाइड में भोजन पदार्थों